Hello students, good evening for everyone, and today we will discuss about the some derivations of electrostatics. Okay, तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है some important derivations of electrostatics. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला डेरिवेशन जो हमारा है वो है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? According to this law, the attraction or repulsion force between two charges is directly proportional to the multiplication of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये हमारा कूलॉम्स का लॉ है और ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस दे रखे हैं, सपोज कीजिए कोई चार्ज Q है और ये हमारा कोई चार्ज Q नॉट है, इसको टेस्टिंग चार्ज भी कह सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद में जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज हमारा आ जाता है कभी भी, तो उससे क्या होता है वो अपने ऊपर फोर्स जो है वो फील करता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि चार्जेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं। जब दो चार्जेस आपस में पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच रिपल्सन वर्क करेगा, और जब दो चार्जेस आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करेंगे। जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल का कार्य करेगा, और अगर दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं तो उनके बीच में रिपल्सन वर्क करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण जो है वो हमारा कार्य करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी दो चार्जेस आपस में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में फोर्स वर्क करने लगता है, और वो फोर्स जो होता है वो उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनको हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई हम कांस्टेंट लगाएंगे, और ये दोनों चार्जेस दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर दे रखा है। तो और K का मान जो है वो साइंटिफिक मेथड से जो निकाला गया है वो हमारे पास निकल करके आया है। K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर K की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा जो फार्मूला है दोनों चार्जेस के बीच में वर्क करेगा। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फोर्स हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा। और अगर दोनों चार्जेस हमारे जो है एक जैसे दे रखे हैं, सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। यहाँ अच्छा देखिए 1/4π/0 की जो वैल्यू होती है 1/4π/0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ सो हम इस फॉर्मूले फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ साथ में Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ है। और कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई भी हमें दो चार्ज दे रखे हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों चार्जेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1/4π/0 का हम लोगों ने वैल्यू देखा किसके बराबर, 9 इंटू 10⁹ के बराबर होती है। जैसे कि 1/4π/0 का मान 9 गुणे 10⁹ के बराबर दे रखा है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में फाइंड आउट करनी हो तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ और ये लगभग हमारे पास होती है 8.86 गुणे 10⁻⁻12। अगर एप्सिलॉन नॉट की हम लोग को चाहिए हो क्या बोलते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूटन्स जो कूलम्स लॉ है वो क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है और बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जरा पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी चार्ज की वजह से, जैसे हमारे पास कोई चार्ज दे रखा क्यू है, अब ये क्यू चार्ज क्या करेगा, इसकी वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट होगी वो जो एरिया होगा उस एरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मान निकालना हो तो उसका फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि किस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। हो सकता है टाइम ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो है वो हमारी खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the ratio of electrostatic force and the test charge that is present around the given charge. ठीक है, it means to say electric field is the ratio of force and the test charge की कह सकते हैं कि जो हमारा बल होता है वैद्युत बल है, वैद्युत बल और किसी दिए गए चार्ज परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन पर कूलम हो जाती है। अगर हम वैल्यू फोर्स की पुट कर दें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये वाला जो क्यू नॉट है इससे हम लोग डिवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज हमारे पास क्यू दे रखा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया एक जनरेट हो जाएगा। और उस फील्ड में अगर आर दूरी पर हम कोई क्या करें, आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा जब
कभी भी दो एक जैसे चार्जेस, ठीक है। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लो, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। और इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब कभी भी हमारे दो अपोजिट लेकिन इक्वल चार्जेस, व्हेन टू opposite and equal charges are at some distance makes a system of electric dipole, ठीक है। ये अपोजिट और इक्वल चार्जेस है, जैसे कि सपोज करोगे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन लेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग 2l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सेटअप जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है किसी एक गिवन चार्ज और बीच की डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो हो जाता है कूलाम और साथ में मीटर या COM कूलाम मीटर, ये इसका क्या हो जाता है, चार्ज यूनिट हो जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे कि इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के, जैसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, यानी कि हमारे पास जैसे जल है H2O दे रखा है, इसके बॉन्ड्स हैं, या कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड्स दे रखे होते हैं उनमें बेसिकली जैसे HCl है, इसमें भी क्या होता है, HCl को अगर आप ले लीजिएगा, ये इसके एग्जाम्पल है, तो H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे से बहुत ही नियर बाई डिस्टेंसेस पे होते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। देखिए इसके बारे में जानेंगे, जैसे ये हमने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। एक्सियल पोजीशन का मतलब है जस्ट 180 डिग्री पर सामने की तरफ, और इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है 90 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड। इसकी डिस्टेंसेस के बारे में जानिए, ये एल डिस्टेंस रहेगी, ये एल डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो है उसको हम लोग 2l मेजर करके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट हमें p दे रखा है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने बेसिकली ये डिस्टेंस कितना मान लिया, r मान लिया। और हमें आपको एक बात और बता दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन होती है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसी हों, किसी चार्जेस की वजह से हो जो सेम डायरेक्शन में होंगी, तो वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो आपस में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से मेजर करिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने r माना है, तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी r माइनस एल, और अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग देखें, यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो वो हमारी हो जाएगी r प्लस एल, ठीक है। अब क्या हमको दे रखा है, दो चार्जेस दे रखे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इस चार्ज की वजह से अगर हम लोग वैल्यू ज्ञात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाई पॉजिटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4πε0, चार्ज दे रखा है क्यू और नीचे दे रखा है अपॉन आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट पी से आउटवर्ड, यानी कि इस पॉइंट पर बाहर की तरफ हमारी E1 की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको E1 की वैल्यू दे दें
और दूसरा अगर पॉइंट हम E2 मान लें तो E2 का वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है, चार्जेस दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते हम ये बात जानते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की ओर होता है और निगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज की ओर होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस चार्ज की वजह से वैल्यू हमने ये लिख दी और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, तो जब अपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कितना निकल करके आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E2 माइनस या E1 माइनस E2, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जगह की कमी है। देखिए E1 माइनस E2 का जो मान होगा वो हमारा यानी डेल्टा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलिए देखिए आगे देखते हैं, कॉमन चीजें कॉमन लेते हैं, जैसे कि 1/4πε0 Q कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r-L का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। और सॉल्व करने के प्रयास करेंगे इसको तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q बाहर रखेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना r-L का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा r+L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लिखेंगे, सॉल्व भी करते चलेंगे साथ में, तो हो जाएगा r² प्लस L² प्लस 2RL, माइनस का निशान लगाएंगे, जब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो r² माइनस का L², क्योंकि माइनस का अंदर गुणा भी करते चलना है, ठीक है, और साथ में रहेगा प्लस का 2RL। जब इसको देखेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4πε0 इंटू क्यू इन ब्रैकेट 2 और 2 कितना हो गया 4RL और अपान में r की पावर 4 माइनस L की पावर 4। चूंकि हम देख रहे हैं जो L है वो हमारा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का, ये लगभग एंगस्ट्रॉन की कैटेगरी का होता है, काफी छोटा होता है, और अगर हम L की पावर 4 कर देंगे तो वो और ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग L की पावर 4 को हम लोग नेग्लेक्ट मान लेंगे, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग जो है नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास कुल मिला के वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1/4πε0 Q और इसको 4RL को हम लोग लिख के ले रहे हैं 2L और इंटू साथ में 2L, ठीक है, और इस और साथ में R भी है, R/R की पावर 4, इस R से पावर 4 कट जाएगा तो पावर 3 बचेगा। कुल मिला के जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 1/4πε0 Q इंटू 2L और साथ में हमारा 2 है और अपान में R की पावर 3। हम जानते हैं कि Q इंटू 2L क्या करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को शो करता है, क्योंकि फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 2p/r³ और इसको हम लोग लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। यही हमारा किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, जो हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसकी वजह से r दूरी पर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करनी हो तो डायपोल मोमेंट की हेल्प से आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक हमारे पास डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट, किस पोजीशन पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अभी हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पे देखा है और अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड आउट करने की, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमने क्या किया, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, ये हमारे पास माइनस Q चार्ज है और ये हमारे पास प्लस Q चार्ज है, इससे r दूरी पर हमने कोई पॉइंट P ले लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है 90 डिग्री वर्टिकली अपवर्ड्स। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, अब किसी चीज इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए आप, ये डिस्टेंस L है हमारे पास, ये डिस्टेंस भी L है, ये डिस्टेंस R है, तो
ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कर्ण होता है वो हमारा क्या होता है? लंब वर्ग, यानी अगर इसको 90 डिग्री का मान लें तो लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस थ्योरम से हम लोग इसकी वैल्यूएशन जो है, इसको हम अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो एपी की जो लंबाई हो जाएगी, एपी बराबर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, या फिर एपी बराबर हम लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, और इस लाइन के पैरेलल जो नीचे बेस लाइन हमको ए बी दे रखी है, इस लाइन के पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी अंदर की ओर होगी, ठीक है। सपोज कीजिए इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और तीसरी लाइन उसे कट कर रही हो, तो ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होते हैं। और इस एंगल की वैल्यू भी हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बेस लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें डायरेक्शन में हमारा क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस वाली डायरेक्शन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई साइन थीटा। दो घटकों में डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग, क्योंकि ये थीटा दे रखा है। और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ई कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू देखिएगा आप इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बचेगी वो हमारे इन दोनों की वजह से बचेगी, और वो किसके इक्वल होगी, टू ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टू ई कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इस आर को ये ना लेकर के, आर स्क्वायर का मतलब इस डिस्टेंस से है, और ये डिस्टेंस क्योंकि चार्ज, इन चार्जेस से आप डिस्टेंस देखिए, इन चार्जेस से डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लगभग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे तो अंडर रूट लगा रहेगा, लेकिन जब होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट जो है वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। तो अंडर रूट और स्क्वायर हम हटा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। में थोड़ी स्टेप्स बचाने के लिए आपको ऐसा बोल दे रहा हूँ। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब कि कॉस थीटा बराबर रहेगा आधार बटे कर्ण, और कर्ण की जो वैल्यू हाइपोटेन्यूज की है वो कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग एज इट इज, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि आज की जब कभी भी किसी संख्या पे अंडर रूट लगा होता है, तो उसे हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यूएशन को। तो ये हमारे पास कितना हो जाए, Q इंटू टू एल ऊपर बना रहेगा, ये वाला Q इंटू टू एल, और नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और ये पावर 1/2 है, तो 1 पावर प्लस 1/2 पावर, टोटल पावर मिलके बन जाएगी 3/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, कि वही बात फिर से दोबारा दोहराएंगे कि एल डिस्टेंस काफी छोटी है, इसलिए एल को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो जब हम लोग एल को नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा कि इसकी वैल्यू को हटा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q इंटू टू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में हमारा रहेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल, और अपॉन में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यानी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/r³ न्यूटन पर कूलम। यही हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमारे यहाँ एक्सियल पोजीशन पे होती है, उसकी हाफ जो होती है, आधी, यहाँ पर जो आधी है वैल्यू, वो हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन पर होती है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।